नमस्कार, मैं डॉक्टर फरमान अली, उत्कर्ष क्लासेस से साहस बैच के अंतर्गत आपका स्वागत है। जिस सीरीज को हम लोग लेकर चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए तो जो है पहला प्रश्न है आपका जो है अमृतेश्वर का विच्छेद क्या होगा। एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतेश्वर का विच्छेद क्या होगा। अब आप देखिए इसका अमृतेश्वर का विच्छेद जब देखते हैं, अमृतधनतेश्वर, अमृत धन ईश्वर, अमृते धन तर, अमृताधन ईश्वर। तो इसमें क्या है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए जो अमृतेश्वर होता है इसमें क्या है कि बी आंसर है। आसान सा सवाल है, आपको भी पता है कि देखिए ये जो है अमृत शब्द होता है, अमृत धन क्या है, ईश्वर शब्द है ये। अब अमृत धन ईश्वर होता है, तय के बाद में अंतिम ध्वनि क्या है, अ की है, और ये क्या हो गया, दीर्घी हो गया। अब परिवर्तन क्या हो जाता है इसमें, किसमें, ए में हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या है कि गुण कहते हैं, अर्थात गुण स्वर संधि है। गुण स्वर जो होते हैं उसे हम लोग गुण स्वर संधि कहा जाता है। तो इसलिए क्या है कि इसमें बी आंसर है। देखिए गुण किसे कहा जाता है, गुण का एक नियम होता है, यदि अ या आ के बाद में ई या दीर्घ ई आ जाता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है, ए में हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने बी आंसर बताया उनका तो सही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे अ या आ के बाद में, ठीक है, यदि ऊ या दीर्घ ओ आ जाता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। या फिर क्या है कि अ या आ के बाद में री आ जाता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में हो जाता है। अब ये जो विकार होता है इसे हम लोग क्या है, गुण अर्थात गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे इस नियम के अनुसार हम लोग एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे मम है, धन इतर है। अब मम में मैं में अंतिम ध्वनि क्या है, अ की है, और ये क्या हो गया, ई हो गया, परिवर्तन क्या हो गया, ए हो गया। तो ये जो है ममेतर हो जाता है, ममेतर हो जाता है। इसे हम लोग क्या है कि गुण कहते हैं। या जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे प्रयधन क्या है, उत्सव है, प्रयधन उत्सव है। अब देखिए र में अंतिम ध्वनि क्या है, प हो गया, र हो गया, र में क्या है, अंतिम ध्वनि अ की है। अधन उ का परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। तो ये जो है प्रोत्सव, प्रोत्सव हो जाता है। अब ऐसे ही देखते हैं, जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे गर्म धन ऋतु है, गर्म धन क्या है, ऋतु है। मैं में अंतिम ध्वनि क्या है, अ की है। अधन री का परिवर्तन किस में हो जाता है, अर में हो जाता है, अर में। तो ये जो हो जाता है गर्मर्तु, क्या हो जाता है, गर्मर्तु। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, गर्मर्तु हो जाता है। अब ये जो विकार होता है इसे हम लोग क्या है, गुण स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो गुण स्वर संधि के संदर्भ में ही है। इसमें क्या है कि अमृतेश्वर में क्या है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, तो अगर आप जो है इसमें समाज ढूंढते हैं तो फिर क्या है कि इसका आप लोग समाज भी ढूंढ सकते हैं। अमृत धन क्या है, ईश्वर, अमृत का ईश्वर अर्थात, ठीक है। लेकिन जो भी ईश्वरीय नाम होते हैं वो सारे के सारे बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत जाते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईश्वर लोक देवी देवताओं के नाम बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत होते हैं। और ये जो है इसमें क्या है कि गुण स्वर संधि है। अगले सवाल की तरफ हम लोग देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, बालाघात का उदाहरण नहीं है, नहीं है के संदर्भ में पूछा गया है कि एक जो है इसमें बालाघात का उदाहरण नहीं है। उसको आपको देखना है कि बालाघात क्या होता है, कि ऐसे वर्ण होता है जो अपने पूर्ववर्ती पर बलाघात देता है, अर्थात बल डालता है। बल देने के कारण जो पूर्ववर्ती जो व्यंजन होता है, जो वर्ण होता है, उसका स्वर थोड़ा सा तन जाता है, अर्थात उच्चारण का समय थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए क्या है कि उसे हम लोग बलाघात कहते हैं। जैसे कक्षा में देखते हैं, अब कक्षा में जो है का पर क्या है, का धन क्या हो गया, अ हो गया, और ये क्या है, का धन क्या हो गया, श, और ये क्या है, आ हो गया, क्या हो गया, आ हो गया। अब इसमें जो है ना ये इस पर बलाघात डाल रहा है, ठीक है। ये जो है कक्षा की जब आप लोग बात करते हैं तो ये का हो गया और ये क्या हो गया, श हो गया। ऐसे इसका क्या है कि उच्चारण होता है। और एक इसमें क्या है कि आधा, ठीक है, ये अ हो गया और ये आधा क हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, श हो गया, कक्षा। तो ये जो है न कक्षा पर जो है ये इस पर बलाघात डालता है, अर्थात इसका उच्चारण समय थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये बलाघात का उदाहरण है। कर्म में देखते हैं, जैसे का धन क्या हो गया, अ हो गया, अधन क्या हो गया, र हो गया, और ये धन क्या हो गया, मैं। तो ये र जो है हलंत है, जो इस पर बलाघात डालता है। बलाघात देने के कारण क्या है कि ये ठीक है, इसका उच्चारण समय बढ़ जाता है। जो विसर्ग होता है
वो अपने पूर्ववर्ती पर बलाघात डालता है। जो स्वर रहित र होता है वह अपने पूर्ववर्ती पर बलाघात डालता है, और जो संयुक्ताक्षर होते हैं वो भी अपने पूर्ववर्ती पर बलाघात डालते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं दुशासन है, तो ये विसर्ग जो है इस पर अपने किस पर द पर बलाघात डालेगा। अब बाजार जो शब्द है ये बलाघात का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि कोई वर्ण ऐसा नहीं है जो बलाघात का उदाहरण हो, अर्थात जो अपने वर्ण पर क्या है बलाघात दे रहा हो, तो इसलिए क्या है कि ये बलाघात का उदाहरण नहीं है। इसमें डी आंसर जो है बिल्कुल सही है जो आप लोग बता रहे हैं, और जिन्होंने दूसरा आंसर बताया उनका गलत है। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, किस ऊष्म ध्वनि का 3 भाषाओं में समान उच्चारण होता है? किस ऊष्म ध्वनि का 3 भाषाओं में समान उच्चारण होता है? पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एक डॉक्टर वासुदेव नंदन है, उनकी एक किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये जो है भारती भवन पटना से प्रकाशित है, अच्छी किताब है, डॉक्टर वचनदेव कुमार की और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की 2 रेफरेंस किताबें हैं। किशोरीदास वाजपेयी की नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है वो जो है राजकमल से प्रकाशन है, शायद हिंदी साहित्य का जो है व्रत जो ऐतिहासिक व्याकरण है उनका, वो जो है वहाँ से दिल्ली से प्रकाशित है। और एक कामता प्रसाद गुरु की और पंडित किशोरीदास वाजपेयी की काशी से प्रकाशित है। कुछ अच्छी किताबें हैं, और एक व्याकरण वाटिका के नाम से आती है जो सीबीएसई में चलती थी, वो जो है ठीक है नोएडा से प्रकाशित है। डॉक्टर अनुराधा की एक किताब है, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा की किताब, ये ऐसी किताब हैं जो मूल किताबों में जिनकी गिनती होती है। अब यहाँ देखिए जो है किस व्यंजन का ध्वनि, किस में ऊष्म व्यंजन ध्वनि का 3 भाषाओं में समान उच्चारण होता है, इसको देखना है आपको। अब देखिए, जैसे एक तो क्या हो गया, श हो गया, ह हो गया, और एक क्या हो गया, श है, और एक स है। इनमें से आपको देखना है, जैसे हम लोग क्या है, अब उनके ये कहना है कि ये जो श होता है नहीं, इसका क्या है कि 3 भाषाओं में उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे हम लोग स्टेशन देखते हैं या कमीशन देखते हैं, क्या देखते हैं, कमीशन देखते हैं। अब इसका देखिए अंग्रेजी में एक जैसा उच्चारण हो गया। उच्चारण का मतलब होता है कि एक जैसी ध्वनि निकलती है 3 भाषाओं में, ठीक है। जैसे स्टेशन और कमीशन, ठीक है, किस में हो गया, अंग्रेजी में हो गया। अब देखिए संस्कृत में देखते हैं, जैसे निश्वास, निश्वास, ये संस्कृत में देखिए। जैसे निशब्द, क्या हो गया, निशब्द, ये जो है इसका उच्चारण जो है संस्कृत भाषा में एक जैसा होता है। और इसका जो है फारसी भाषा में, जैसे शादी और शराब, शादी और शराब, ये जो है फारसी भाषा में, फारसी में इसका उच्चारण जो है 3 भाषाओं में एक समान होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ए आंसर है। बाकी का जो है ह का जो है इसका उच्चारण 3 भाषाओं में एक जैसा नहीं होता। श जो है इसका नहीं होता, ये जो सिर्फ वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है, ठीक है। और कभी कभी जो है फारसी भाषा के शब्दों में ये आ जाती है। जो है स जो है इसका एक जैसा उच्चारण नहीं होता। तो ये अंग्रेजी में जो है, ठीक है, अंग्रेजी में देखिए आप निशब्द, संस्कृत में देखिए शादी, जो है फारसी भाषा में देखिए। तो इसका जो है कई बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है आपसे, और पूछ लिए जाते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में। इस तरह के अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है चल रहे थे। देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है एक ध्वनि है, मूर्धा ध्वनि है, श के संदर्भ में असंगत तर्क है, अर्थात इसके बारे में एक असंगत तर्क है। इसका उच्चारण तालु से होता है, पहला ऑप्शन है। इसका उच्चारण जो है तालु से होता है, इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, यह तत्सम ध्वनि है, ठीक है। असंगत तर्क पूछा गया है इसके बारे में, यह वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है। 4 ऑप्शन है, चारों को देखिए आप, और फिर जो है आप देखिए इनमें से एक आसान सा एक एक ध्वनि को लेकर 4 विशेषताएं उसकी दे देंगे, और फिर उसके बारे में पूछेंगे कि इसमें से असंगत तर्क कौन सा है। एक ध्वनि पर 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उसकी 4 विशेषताएं दे सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल इस ध्वनि से नहीं दूसरी से आ जाते हैं, ऐसे सवाल देखने को मिले हैं। अब देखिए इसका उच्चारण जो है तालु से नहीं होता है, ठीक है। इसका उच्चारण जो है मूर्धा से होता है, ये सही बात है, मूर्धा से होता है। ये तत्सम ध्वनि है, ये भी सही बात है, क्योंकि वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है और संस्कृत भाषा के शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। कभी भी जो है इसका दूसरी भाषा के शब्दों में प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन कभी कभी
फारसी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग जरूर कर लिया जाता है। अब हम लोग जो है ये वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है, ये बिल्कुल सही है। तो ए आंसर जो है ये इसके बारे में असंगत तर्क है और बाकी जो है इसके बारे में सही है। अगले सवाल जो है प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिए बहुत अच्छा सा सवाल है, पहले भी हमारी जो है इस तरह के एक सवाल पर डिस्कस हुई है। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये सवाल एक आसान सा है। देखिए बगल में, दूर, आसपास, पास, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में आता भी है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ देखिए जैसे जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, ल का उच्चारण करते हैं, अल का करते हैं, या फिर क्या है कि हम लोग लाम का उच्चारण करते हैं। एल का उच्चारण जब हम लोग करते हैं या ल का उच्चारण करते हैं तो ये मान लीजिए हमारा मुख मार्ग है, ये हमारा क्या हो गया? मुख मार्ग हो गया। ठीक है, अब जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ का अग्रभाग, ये श्वास वायु का क्या है कि मार्ग अवरुद्ध कर देता है। क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। और श्वास वायु क्या है? मसूड़ों को छूती हुई जीभ के पास से बाहर आ जाती है। किससे आ जाती है? जीभ के पास से आ जाती है। अब पास तो जो है उर्दू भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। इसको संस्कृत जो है अरबी में हम लोग बोलते हैं नज़दीक, और इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं पार्श्विक। ये जो है इसको हम लोग संस्कृत भाषा में बोलते हैं पार्श्विक, पार्श्विक बोलते हैं, और अरबी में बोलते हैं हम लोग इसको नज़दीक बोलते हैं। अब जो है देखिए ये जो है ये आसान सी बात है, बस भाषाएं चेंज हुई है, जबकि आंसर जो है बहुत आसान सा है। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है पास। आसपास लिख रखा है किताबों में, वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आसपास जो है अगल बगल जो लिखा हुआ है वो भी गलत लिखा हुआ है। आसपास जो लिखा हुआ है किताबों में वो भी गलत लिखा हुआ है। अगल बगल जो है वो भी गलत लिखा हुआ है। अब देखिए इसका पार्श्विक जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको उर्दू और हिंदी में हम लोग पास बोलते हैं, अर्थात नज़दीक बोलते हैं। अर्थात ल का जब हम लोग उच्चारण करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं जिस ध्वनि के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग श्वास वायु का मार्ग अवरुद्ध कर देता है और श्वास वायु जो है मसूड़ों को छूती हुई जीभ के पास से बाहर आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या है कि पार्श्विक कहते हैं। तो अब इसमें जो है जैसे क्या हो गया? डी हो गया इसका आंसर। अगले जो है हम लोग बात कर रहे थे 21वां सवाल है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का समूह कौन सा नहीं है? रीतिवाचक जो होता है उसका क्रिया विशेषण का समूह कौन सा नहीं है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखिए, क्रिया विशेषण जो होता है और उसे कहा जाता है जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, जो एविकारी पद क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें हम लोग क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है उसके क्या है कि 4 भेद होते हैं। एक तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है, जो एविकारी पद क्रिया की विशेषता को स्थान के रूप में बतलाता है, अर्थात ये बतलाता है कि कौन सी क्रिया कहाँ घटित होगी, उसके बारे में बतलाता है। ठीक है, अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक तो स्थितिवाचक होता है और एक क्या होता है? दिशावाचक होता है। और अब एक होता है जो है इसका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है जो एविकारी पद क्रिया की विशेषता को काल के बारे में बतलाता है, उसे हम लोग क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए आप लोग क्या है कब से सवाल करेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के 3 भेद होते हैं। एक तो क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का भेद होता है अवधिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है समयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और एक होता है पुनःवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय उसे कहा जाता है जो एविकारी पद क्रिया की विशेषता को रीति के संदर्भ में बतलाता है, उसे हम लोग क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, चलते चलते, ठीक है, चलते चलते, तेज तेज, जोर से, चुपके से, ये क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण होते हैं। अब इसी से संबंधित जो है यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का समूह कौन सा नहीं है? अचानक, देखिए एक तो जो है अचानक है, अचानक तो रीतिवाचक क्रिया, जैसे तूफान अचानक आ गया, तूफान अचानक आ गया। ठीक है, वह सहसा उठा, कैसा उठा? सहसा, ये भी सही है। ठीक है, कल मैं अवश्य आऊँगा, ठीक है, मैं अवश्य आऊँगा, तो ये जो अवश्य है ये भी रीति है। निश्चय जो है
अब यहाँ देखिए, जरूर, सुखपूर्वक, धीरे धीरे, शीघ्र, हाथों हाथ, अक्षर, अक्षमात, ठीक है, जरूर। अब यहाँ देखिए, जैसे मौन जरूर करना यह कार्य, तो जरूर ये रीतिवाचक है। सुखपूर्वक, वह जिंदगी भर सुखपूर्वक रहा, ये रीतिवाचक है। धीरे धीरे, क्या है, धीरे धीरे, सौन धीरे धीरे चलता है, ये क्या हो गया, धीरे धीरे। कैसे चलता है, धीरे धीरे। शीघ्र, वह शीघ्र आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, शीघ्र आ जाएगा। अब यहां देखिए, हाथों हाथ, जैसे कैसे, हाथों हाथ, ठीक है, हाथों हाथ काम कर डाला, कैसे कर डाला, हाथों हाथ। अक्सर ये देखा गया है, तो अक्सर जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, हाथों हाथ रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और अक्सर क्रिया विशेषण अव्यय। अकस्मात, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अचानक, अकस्मात, तूफान अकस्मात आ गया, वह अचानक आ गया, कैसे आ गया, अचानक आ गया। बिल्कुल सही बात है, आप लोग जो आंसर बता रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं। देख लेते हैं। एक जो है लड़वाना, क्या है, लड़वाना। अब लड़वाना जो है ये क्रिया है, ये क्रिया है, अर्थात व्युत्पन्न धातु है। क्या है, व्युत्पन्न धातु है। आप इसको क्या है कि ऐसा भी कह सकते हैं व्युत्पन्न धातु को, ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया है। जबकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, क्रिया विशेषण अव्यय की बात कर रहे हैं, जो अविकारी पद क्रिया की विशेषता को रीति के रूप में बतलाता है, उसे हम लोग क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब ये जो है खटास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। बदतमीजी, ठीक है, जिसे कहते हैं बदतमीजी, ये क्या है कि ये भी संज्ञा का उदाहरण है। तो अब इसमें जो है डी जो है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण नहीं है, अर्थात उसे कहा जाता है जो अविकारी पद हमें यह बतलाता है कौन सी रीति किस, ठीक है, कैसे घटित होगी, उसे हम लोग क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अगले जो है प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे थे। देखिए, संदीप कमजोर बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता है। संदीप जो है कमजोर बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाता है, ठीक है। अब पढ़ाता है, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। अब देखिए, कमजोर, एक तो क्या है, कमजोर, कमजोर जो है, कमजोर बच्चे, ये तो क्या है, विशेषण का उदाहरण है। कमजोर तो किसका हो गया, विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। आगत शब्दावली है कमजोर, कमजोर जैसे कमजोर बच्चे, कमजोर छात्र, ठीक है, ये विशेषण होता है। पढ़ाता जो है, ठीक है, पढ़ाता है, ये जो है क्रिया का उदाहरण है, ये क्या है, क्रिया का उदाहरण है। प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन, तो ये जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। और यहाँ सवाल क्या पूछा गया है, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो यही जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। यही जो है इसमें प्रतिदिन जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, अर्थात जो अविकारी पद क्रिया की विशेषता को काल के संदर्भ में बतलाता है, उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो प्रतिदिन जो है, ये इसका आंसर सही है। बच्चे तो जो है यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संज्ञा का उदाहरण है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये जो है इसमें सी ऑप्शन है इसमें। अगले जो है प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए, कौन सा जोड़ा असंगत है, अर्थात एक गलत है, इसमें उसको पहचानना है आपको। वर्ण विचार से संबंधित है कि इनमें से एक जोड़ा असंगत है, गलत है, उसे आप लोगों को पहचानना है कि प्रश्न, ठीक है। कंठीय ध्वनि देखिए, अ हो गया, अ हो गया, और विसर्ग, ठीक है, ये क्या है, विसर्ग। विसर्ग जो होता है वो कंठीय ध्वनि होता है, और एक क्या हो गया, विसर्ग जो है कंठीय ध्वनि हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। अब आप आगे देखिए, ह जो होता है इसे क्या है कि कंठीय ध्वनि कहते हैं। ह जो है ये क्या है, कंठ है, कंठीय ध्वनि है। इसको हम लोग क्या है कि उरस्यय ध्वनि भी कहते हैं। इसे जो है हम लोग काकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल। इसे जो है स्वर अंतर्मुखी भी कहा जाता है। इसको जो है स्वर अंतर्मुखी ध्वनि भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे क ख ग घ, ये क्या हो गया, कंठीय ध्वनि का उदाहरण हो गया, ठीक है। उच्चारण स्थान, अर्थात ध्वनियों के जो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण स्थान में श्वास वायु मुख के जिस अंग को स्पर्श करती है उसे उस ध्वनि का हम लोग क्या है, उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान 6 होते हैं। कुछ तो एक स्पर्शी उच्चारण ध्वनियाँ होती हैं और कुछ द्विस्पर्शी उच्चारण ध्वनियाँ होती हैं। एक स्पर्शी उच्चारण ध्वनियाँ उन्हें कहा जाता है
जिनके उच्चारण में श्वास वायु एक अंग को स्पर्श करती है। ठीक है, द्विस्पर्शी होता है। द्वि का अर्थ होता है दो। द्वि हम लोग संस्कृत भाषा में बोलते हैं और दो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के दो अंगों को स्पर्श करती है, उसे हम लोग क्या है, द्विस्पर्शी उच्चारण ध्वनियाँ कहते हैं। तो कुछ द्विस्पर्शी उच्चारण ध्वनियाँ होती हैं और कुछ क्या है, एक स्पर्शी उच्चारण ध्वनियाँ होती हैं। अब देखिए तालव्य वर्ण जो है कौन कौन से हो गए, य हो गया, श हो गया, ई हो गया, दीर्घ हो गया, तथा च, छ और ज और झ, ये जो है तालव्य ध्वनि होगी। ये जो चारों ऑप्शन जो हैं एग्जाम में, ठीक है, ये आरपीएससी ने पूछे गए हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने। ये तालव्य ध्वनियाँ हो गई। अब देखिए मूर्धा ध्वनि कौन सी होती है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी हो गई, री हो गया, एक र हो गया, श हो गया, ये मूर्धन्य ध्वनि हो गई। और साथ में ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ, ये क्या है, मूर्धन्य ध्वनि हो गई। ये मूर्धा को उच्चारण ध्वनियाँ हो गई। अब देखिए दंतीय वर्ण कौन से होते हैं, ल हो गया और श। ये जो ल और श है ना, इनको हम लोग क्या है कि वर्षीय ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्हें वर्षीय ध्वनि भी कहा जाता है। अब ये जो सवाल है एग्जाम में आ गया था, ये सेकंड ग्रेड हिंदी के सवाल में आ गया था 2010 के पेपर में, और पटवार एग्जाम में भी आ गया था ये। अब ऐसे जो सवाल है, वर्षे का उदाहरण कौन सा है, देखिए जब हम लोग ल और श का उच्चारण करते हैं, वर्षे का शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़े, अर्थात मसूड़ा, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़ा अर्थात मसूड़े। अब जिन ध्वनियों का उच्चारण में श्वास वायु क्या है, मसूड़ों को स्पर्श करते हैं, उन्हें हम लोग क्या है, वर्षे ध्वनि कहते हैं। अब ल और श जो है वर्षे का उदाहरण होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे व जो है, व का जब हम लोग देखते हैं, इसका उच्चारण जो है दंत और किससे होता है, और से होता है। व का उच्चारण जो है दंत और से होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जैसे श्र है, श्र का जब हम लोग देखते हैं, इसमें दो ध्वनियाँ हैं, श धन क्या है, र, ये ध्वनियाँ हैं। अब श का उच्चारण तो क्या हो गया, तालु से हो गया, और र का उच्चारण जो है किससे हो गया, मूर्धा से हो गया। तो ये कौन सी ध्वनि हो गई, तालु मूर्धा ध्वनि हो गई। अब देखिए दो ध्वनियाँ इसमें जो हैं, आपने देखा होगा, इसमें दो ध्वनियाँ जो है, एक द्विस्पर्शी ध्वनियाँ हैं, एक तो ये हो गई व हो गया, और एक क्या हो गया, श्रय हो गया। ल और से जो है वर्षे का उदाहरण है। चलो ये तो दंती ध्वनि हो गई। अब साथ में त वर्ग, त, थ, द और ध, इसमें जो है असंगत जोड़ा है ने, वो डी है। ठीक है, कौन सा है, डी असंगत जोड़ा है इसमें। रीजन क्या है कि वह जो है दंतोष्ठी है, श्र जो है क्या है, यहाँ पर जो है इसका उच्चारण किससे होता है, तालु मूर्धा से होता है। तो इसलिए क्या है कि इसमें ये जो व और जो है, ठीक है, श्र है, ये इसमें मेल नहीं खा रहा दंत्य वर्ण में, बाकी तो इसमें क्या है कि सारे मेल खा रहे। हमेशा ध्यान रखना, ये जो कुछ सवाल, ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, यही एग्जाम में होने वाला है। आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे, उनमें कम से कम नहीं तो 25 से 30 या 40 क्वेश्चन के आसपास जो है, 40 क्वेश्चन के आसपास ऐसे सवाल आएंगे, और जो आपको क्या है, ये डिसाइड कर देंगे कि किस बच्चे का तो सिलेक्शन होना है और किसका नहीं होना है। तो यही सवाल है वो जो डिसाइड करने वाले हैं आपके सिलेक्शन पर। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ जो है हम लोग चल रहे थे। असंगत कौन सा इनमें, अर्थात एक गलत जोड़ा है इनमें से, उसको आपको ढूंढना है। असंगत इनमें से कौन सा है, अचर जो है खाद्य वस्तु, आचार जो है व्यवहार, अचल भाग, अंचल क्या है, पर्वत है। देखिए आचार तो क्या हो गया, व्यवहार हो गया, अचर क्या हो गया, खाद्य वस्तु। आपको इन जोड़ों में से संगत करना है, देखना है असंगत कौन सा। अचल क्या है, भाग, अंचल क्या है, पर्वत है। अब अणि जो है लोहे की नोक, ठीक है, लोहे की क्या है, नोक है। अनि जो है सेना, अदृष्ट भाव, अदृश्य जो दिखाई नहीं दे। बहुत आसान सा सवाल है, आयोग ने जो है, ठीक है, सवाल पूछे हैं इसमें से। अब देखिए जो है इसमें क्या है, ये जो है ना बी ऑप्शन जो है, अचर का तो खाद्य वस्तु होता है, ये तो आप भी जानते हैं, आचार भी जानते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या है कि सही हैं। अब अचल जो है ये पर्वत को कहते हैं, अचल जो है किसको कहते हैं, ठीक है, ये अचल जो है ये तो पर्वत हो गया। अब अंचल जो है हम लोग देखते हैं, ये जो अंचल है, अंचल जो है ये क्या हो गया, भाग हो गया। अब इसमें जो है जो मेल खाया है ना, ये ऐसे होना चाहिए था,
इस रूप में होना चाहिए था। तो ये असंगत है। अणि जबकि लोहे की नोक होती है, अनि जो है सेना को कहते हैं, अदृष्ट भाव को कहते हैं, अदृश्य जो उसे जो दिखाई नहीं दे उसे कहा जाता है। तो इनमें से कभी कभी एक सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ, निवेदन और गुजारिश किस वाक्य की जो है, देखिए निवेदन संस्कृत भाषा का शब्द है। निवेदन जो है मैं आपसे निवेदन करता हूं, ठीक है, तो ये क्या है कि निवेदन है। गुजारिश जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अब देखते हैं इनके बारे में क्या कहा गया है इस जो है प्रश्न में। निवेदन और गुजारिश किस वाक्य के अंतर्गत आते हैं? विधेयवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, या आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये जो है आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहा जाता है? जिस वाक्य के माध्यम से अनुमति दिए जाने का या लिए जाने का पता चलता है उसे क्या है? आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। बिल्कुल है, सही है, आप लोग सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें दूसरे ऊपर बात कर देते हैं। विधेय क्या है? देखिए ये जो विधेय है ना, विधेय इसे क्रिया की स्थिति का पता लगता है। क्रिया की स्थिति अर्थात अवस्था का पता लगता है, अर्थात अवस्था का पता लगता है, अवस्था का पता लगता है। अब उसे हम लोग क्या है? विधेयवाचक वाक्य कहते हैं। इससे क्या है कि क्रिया के सकारात्मक रूप का पता लगता है, अर्थात जो क्रिया ठीक है सकारात्मक रूप से होती है, किसी के होने का पता लगता है, उसे हम लोग क्या है कि विधेयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग कहें कि वर्षा हो रही है, सोहन गा रहा है, ठीक है, मोर नाच रहा है, ये क्या है कि इसका विधेय है। और इसमें क्या है कि हमेशा सकारात्मक वाक्य ही होते हैं। इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत जो होता है, इसमें क्या है कि इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत इच्छा का पता चलता है, आशीर्वाद का पता चलता है, ठीक है, किसका पता चलता है? आशीर्वाद का पता चलता है, शुभ कामनाएं इनका पता चलता है, जो शुभ कामनाएं जो होती हैं उनका पता चलता है। उसे हम लोग क्या है कि इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग कहें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बात कर रहे थे इसमें, ठीक है, जैसे संकेतवाचक वाक्य है जो है, संकेतवाचक वाक्य किसे कहा जाता है? जहाँ पर कारण कार्य संबंध होता है उसे हम लोग क्या है? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, सोहन आता तो मोहन जाता, तो इसमें कारण कार्य संबंध होते हैं। ये सारे क्या है? अर्थ प्रधान वाक्य होते हैं। अर्थ प्रधान वाक्य के जो है 8 भेद होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो है इसमें जो है निवेदन और गुजारिश जो है आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे थे जो है अगले प्रश्न की तरफ, कौन सा शब्द समूह आगत शब्दावली का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द समूह आगत शब्दावली का उदाहरण नहीं है? अब यहां पर देखिए नहीं के संदर्भ में पूछा गया है। जैसे एक कानून शब्द है, यहां पर क्या है? कानून। अब ये तो आगत शब्दावली है। कानून जो है, ये जो कानून जो है ये फारसी भाषा में आता है, ठीक है, जैसे कानून से नहीं बच पाओगे, ठीक है। आप जो है ये उर्दू भाषा का शब्द है, किसका है? उर्दू का है। और खुद जो है ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। दो खुद होते हैं, एक खुद तो जो है ये होता है, ये खुद तो इसका तो अर्थ होता है गड्ढा, और एक खुद होता है इसके नीचे क्या है कि नुक्ता लगता है, इसका अर्थ होता है स्वयं। ये क्या हो अर्थ होता है इसका? खुद। एक जो है ये जो खुद जो शब्द है ये जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, किसका है? अरबी का है। और ये जो है खुद, ठीक है, तो अब ये जो है उर्दू भाषा का शब्द है। दोनों में अंतर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको यह लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, ठीक है, मैं खुद ही आ जाऊंगा, खुद ही आ जाऊंगा। मैं दो वाक्य लिख देता हूं यहां पर, जैसे मैं खुद ही आ जाऊंगा। अब यहां खुद जो है ये जो शब्द लिखा गया खुद, तो ये जो हमें लिखना चाहिए ये आंसर सही है। अब यहां पर देखिए, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं कि जैसे मैं खुद आ जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहां देखिए जैसे मैं खुद आ जाऊंगा, एक शब्द हमने यहां पर ये लिख दिया। अब इसके नीचे तो हमने नुक्ता नहीं लगाया, तो ये वाक्य हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो गड्ढा होता है। अगर आप इसके नीचे नुक्ता लगाते हैं तो ही ये सही होगा,
तो दोनों में ध्यान रखिए अंतर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आरएस मेंस की जो कॉपी होती है उसमें 4th पेपर जो होता है, जो हिंदी का होता है, उसमें क्या है कि ऐसी गलतियां होती हैं और जिनके कारण स्टूडेंट के नंबर नहीं आते और फिर जो है हिंदी को बदनाम किया जाता है कि हिंदी में नंबर नहीं आते। दिक्कत ये है कि जो मातृभाषा है ना, आप मातृभाषा में जो है जिसको आप बचपन से सीखते हैं उसी में आप गलती करते हैं। जैसे अंग्रेजी को आप गलत लिखेंगे उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, तो वैसे ही अगर आप हिंदी को भी गलत लिखेंगे तो हिंदी में भी नंबर नहीं मिलते हैं। अब यहां देखिए जैसे सागर, सागर ये आगत शब्दावली है, ठीक है। सागर जो है हम लोग जो है दरिया तो अरबी में बोलते हैं और सागर किस में बोलते हैं हम लोग, फारसी में बोलते हैं। कोठी ये जो है मकान, ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं, तीनों फारसी भाषा के शब्द है। सवाल है कि कौन सा आगत शब्दावली का उदाहरण नहीं है। जैसे दरिया, आकाश, बाजार, ठीक है। अब ये जो आकाश शब्द है ना, आकाश ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। आकाश जो शब्द है यहां पर, आकाश जो शब्द है, ठीक है। देखिए सागर, कोठी और मकान ये तो किसके हो गए, फारसी के हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए जैसे कानून और खुद, कानून, ठीक है, ये फारसी का हो गया, ये आपने देख लिया। और आप जो है किसका हो गया, उर्दू का हो गया। खुद किसका हो गया, अरबी का हो गया, इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे, समझाई दिया। दरिया जो है अरबी का हो गया। आकाश जो है, आकाश ये संस्कृत भाषा का हो गया, किसका हो गया, संस्कृत भाषा का हो गया। बाजार जो है ये फारसी का हो गया, ठीक है, फारसी का हो गया। अब इसमें से जो है ये आगत शब्दावली का शब्द समूह नहीं है, ठीक है। सिपाही जो है ये तुर्की भाषा का शब्द हो गया। तहसील जो है ये तुर्की भाषा का शब्द हो गया। और कोतवाल जो है ये भी तुर्की भाषा का शब्द हो गया। तो आगत शब्दावली के समूह, इसमें आप देखिए, इसमें आपको जो है 12 जो है फैक्ट मिले और इन 12 में से जो है एक सवाल आपके एग्जाम में, राजस्थान में जो आगत एग्जाम होगा जो भी आने वाला है, उनमें से क्या है कि संभावना पूरी बनती है ऐसा सवाल पूछा जाए, या अदर स्टेट के जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनमें संभावना बनती है। तो आगत शब्दावली में तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, ठीक है। और ये जो शब्द है आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, पर्यायवाची, विलोम शब्द, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इनसे, आसान होते हैं और आप कर भी देते हैं। देखिए, अरे जिसका आप लोगों को क्या था, जो वेट कर रहे थे आप, जो इंतजार कर रहे थे दीपावली का, ठीक है, उसी के लिए देखिए यही दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, ठीक है। आपको दीपावली का एक बहुत बड़ा तोहफा जो है उत्कर्ष लेकर आया है। तो अब इसमें देखिए आपको क्या मिलने वाला है। देखिए विद्यार्थियों की बेहद मांग पर आ गया है उत्कर्ष का ऐप, ठीक है। दीपावली का महाधमाका, देखिए ये दीपक जो जल रहा है ना, ये आपका करियर है, ठीक है। इसी तरह से आपका इस दीपावली पर आपका करियर उज्जवल होने वाला है। आपके भविष्य की हम कामना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और दुआएं करते हैं कि आपका इस दीपावली पर एक ऐसा तोहफा हम लोग दे रहे हैं और उसी तोहफे जो है वो फल फूलता रहे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता रहे। देखिए यहाँ पर जो है दिवाली महाधमाका जो है 10 से 15 नवंबर तक, ठीक है, 10 से क्या है 15 नवंबर तक 2023, ठीक है। और आप लोग जो है आप इसमें चूक मत जाना। देखिए सबसे गुणवत्तामूलक, सबसे किफ़ायती ऑनलाइन कोर्सेज पर पाएं, ठीक है। 90% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है भाई। जब दीपावली पर ने जो है जब शर्ट लेने जाते थे ना, एक के साथ एक फ्री मिलती थी, वो 50% होता था। लेकिन यहाँ आपको क्या है कि पढ़ाई जो है जिस पे कहा जाता है ना कि एक सेवा है, उस सेवा भाव से दीपावली का एक बड़ा तोहफा आपके लिए 90% जो है, ठीक है, फ्री है। और इसमें टेस्ट फ्री है, टेस्ट सीरीज जो है ना आपको जो हम लोग देंगे वो टेस्ट सीरीज फ्री है। और सभी कोर्सों पर जो है 90% तक, 90% तक जो है आपको फ्री दिए जा रहे हैं, उस पर छूट दी जा रही है। और उसके बाद में देखिए 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, अगर मान लीजिए आपको जो है पहले जो है मान लीजिए 1 साल की वैलिडिटी दी गई है कोर्स की, तो अब वो क्या है कि 6 माह उसको और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसका जो है आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और इसका फायदा उठाएं। दीपावली का जो है, ठीक है, आपका करियर को आगे बढ़ाने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर तोहफा और कोई नहीं हो सकता। जो पढ़ाई, ठीक है, बहुत महंगी पड़ जाती है जिन छात्रों को जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और जो कोचिंग कर रहे हैं जिन्हें हमारा कोर्स चाहिए, हमारी शानदार टीम है और कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है। और उसके बाद में जो है
आपका ऐप से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आपको क्या है कि इसका फ़ायदा उठाइए और जो है ठीक है आप अपना करियर, आप अपनी मंजिल तक पहुंचिए। हम लोग आपको दीपावली का ये तोहफा, एक सबसे नायाब तोहफा जो आपका करियर में सहायक होगा। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग मिठाई खाएंगे। अगला जो है प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, तेज और तेज। ठीक है, एक सवाल एक आसान सा पूछा गया है इसमें कि तेज और तेज जो है का क्रम से अर्थ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है एक के नीचे तो क्या है कि नुक्ता लगा हुआ है और एक के नीचे क्या है कि नुक्ता नहीं लगा हुआ। देखिए ये शब्द क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो है तेज और ये क्या है तेज, ये क्या है तेज, ये दो शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए तेज और तेज इन दोनों का अर्थ क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। अब ये तेज जो होता है, ये तेज जो होता है इसका तो अर्थ होता है स्पीड। क्या होता है? स्पीड। हम लोग जो है संस्कृत भाषा में इसको तीव्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्र। और ये तेज जो होता है इसका अर्थ होता है चमक। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है कांति। ठीक है, क्या होता है? चमक होता है अर्थात कांति। जैसे कहते हैं ना उसके माथे पर तेज बहुत है, उसके माथे पर क्या है? चमक बहुत है। ये और ये तेज जो होता है स्पीड होता है जिसके नीचे में। अब ये जो शब्द है ये तो आगत शब्द है, ये क्या है? आगत शब्द है फारसी भाषा का। और ये तेज जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। दोनों में ध्यान रखना चाहिए जब आप लिखते हैं तो हमेशा क्या है अक्सर कर ये देखने को मिलता है। तो ऐसी गलतियां जो है आपके कॉपी में नोटबुक में देखने को मिलती हैं जिसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है इसमें। अब यहाँ पर देखिए तेज क्या हो गया? तीव्र। और ये क्या हो गया? चमक। तो इसमें जो है पहला जो आंसर है, ठीक है, ये जो आंसर है पहला ये इसका आंसर है। बाकी जो है इसमें गलत है। ठीक है, क्रम से नहीं लगा हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रत्युपकार की सही संधि है। देखिए मैं बता देता हूं पहले आपको, यदि ई के बाद में ऊ आ जाता है तो परिवर्तन क्या होता है? यू में हो जाता है। यदि ई के बाद में क्या है? ऊ आ जाता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है? यू में हो जाता है। अब कैसे होता है? जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं, जैसे प्रतिधन उत्तर है, प्रतिधन क्या है? उत्तर है। यहां देखिए तय में अंतिम ध्वनि क्या है? ई है। और ये क्या है? ऊ हो गया। परिवर्तन क्या हो जाता है? यू में हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? प्रत्युपकार, प्रत्युत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्युत्तर हो जाता है। अब यहां देखिए जैसे एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ऊपरी धन उक्त। ऊपरी धन क्या है? उक्त है। रे में अंतिम ध्वनि क्या है? ई की है। ई धन ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है? यू में। तो ये क्या हो जाता है? उपर्युक्त। क्या हो जाता है? उपर्युक्त। ये परिवर्तन हो जाता है उपर्युक्त। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे प्रत्युपकार में देखते हैं तो प्रतिधन क्या है? उपकार है। ठीक है, ये जो है प्रतिधन उपकार है। अब देखिए तय में अंतिम ध्वनि क्या हो गई? ई की हो गई। ये ऊ हो गया। परिवर्तन क्या हो जाता है? यू में हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? प्रत्युपकार। ये इसमें जो है ए आंसर सही है। ठीक है, बाकी जो है इसमें गलत है। प्रतिधनकार, परिष्कार, परोपकार ये गलत है। इसका सही संधि जो है अगले प्रश्न की तरफ जो है। अब देखिए दई धन अक का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए यदि आई के बाद में अ आ जाता है तो ये क्या है कि आय हो जाता है। यदि आई के बाद में अ आ जाता है तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है। इसको अयादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयादी। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं अयादी स्वर संधि। इसको अयादी कहा जाता है, अर्थात क्या है? अयादी स्वर संधि कहा जाता है। अब यहां देखिए जैसे दई धन अक में, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए आंसर जो है ये सही है। ठीक है, और बाकी तीन जो है ये गलत है। ठीक है, तो दई धन क्या हो जाएगा? ये दई धन क्या हो जाएगा? अक हो जाएगा, दायक। ठीक है, अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए। ठीक है, अगला भी जो है संधि का ही क्वेश्चन है और अयादी स्वर संधि सही है। अयादी स्वर संधि के कुछ ही उदाहरण होते हैं और छोटी संधि है, लेकिन हर एग्जाम में जैसे आरएस का मेंस होता है उसमें आ जाती है, एसआई में है, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, टीचर ग्रेड है और अदर्स एग्जाम जो हैं उनमें एग्जाम में ये आज देखने को मिलती है। और
छोटी सी संधि है, मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट इसको रिवीजन में करने में लगते हैं, और अगर इसको 4 बार रिवीजन कर डालते हैं तो टोटल 40 मिनट का काम हुआ। और लेकिन लाइफ टाइम के लिए क्या होता है कि इसमें से सवाल आते रहते हैं, इसमें से आपकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए शावक का वो क्या होता है, यदि देखिए इसी का एक नियम क्या होता है, यदि औ के बाद में आ जाता है तो ये क्या है कि आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। ये परिवर्तन हो जाता है। तो ये आयादी स्वर संधि का उदाहरण होता है। जैसे शावक का क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये, ठीक है, क्या हो गया, शावक हो गया। ये परिवर्तन हो जाएगा। देखिए इसकी विच्छेद क्या होगा, सावधान क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत है। तो इसमें क्या है, सावधान अक, इसमें डी आंसर जो है ये सही है, बाकी तीनों के तीनों इसमें गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, जो है सही संधि का उदाहरण है। इसमें सही संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए इसमें क्या है कि कुछ अपवाद हैं। अपवाद शब्द जो होते हैं वो संधि शब्द नहीं होते हैं। और कल भी हमारी बात हो रही थी, हर दिन इन चीज़ों पर बातें होती हैं। ऐसे कई सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में कि संधि शब्द कौन सा नहीं है या सही संधि कौन सा नहीं है। जो अपवाद शब्द होते हैं वो संधि शब्द नहीं होते हैं। जब नियम के अनुसार विच्छेद तो हो जाता है परंतु उसी नियम के अनुसार वापस संधि नहीं होती है, उसे अपवाद कहा जाता है। बिल्कुल है, जो आप सही आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए जैसे समकरण है, संस्करण है। अब इसमें जो है समधन क्या है, ये करण है। विच्छेद तो हो रहा है इसका। यदि मैं के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है, कौन सा आ जाता है, स्पर्श व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक, तो मैं का परिवर्तन क्या है, अनुस्वार। ठीक है, किस में हो जाता है, अनुस्वार में, या किस में हो जाता है, पंचम वर्ण में हो जाता है। तो मैं का परिवर्तन जो है अनुस्वार, या फिर किस में हो जाता है, पंचम वर्ण में हो जाता है। जैसे समधन करण है तो ये क्या हो गया, संस्करण हो गया। जैसे संस्कृत है, ठीक है, क्या है, संस्कृत है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जैसे समधन क्या है, कृत है। समधन क्या है, कृत है। तो अब यहाँ पे मैं आ गया और ये क्या आ गया, स्पर्श व्यंजन आ गया। ठीक है, तो परिवर्तन तो इसमें होना चाहिए था, समधन कृत, ठीक है, अनुस्वार में या फिर पंचम वर्ण में होना चाहिए। तो यहाँ विच्छेद तो हो रहा है लेकिन सही संधि नहीं हो रही है, ये भी अपवाद है। संस्कार है, जैसे हमने यहाँ देखा समधन क्या है, ये कार है, तो ये संस्कार है। जो यहाँ भी क्या है कि विच्छेद तो हो रहा है लेकिन संधि शब्द नहीं हो रही है, ये व्यंजन संधि के अपवाद है। अब संधली जो होता है ना, जैसे समधन दली, तो आप इसको क्या है कि पंचम वर्ण से भी लिख सकते हैं, संधली। और या फिर क्या है कि आप इसको क्या है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, संधली। तो इसमें डी जो ऑप्शन है, डी जो आंसर है ये सही है। बाकी जो है इसमें 3 जो है वो अपवाद है, और अपवाद शब्द जो होते हैं वे संधि शब्द नहीं होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जो है देखिए, सही संधि का उदाहरण है। इसमें से एक जो है सही संधि का उदाहरण है, बाकी 3 अपवाद हैं इसमें। जैसे समधन खलित है, क्या है, समधन क्या है, खलित, संस्खलित अर्थात गिरा हुआ। ठीक है, समधन क्या है, खलित, संस्खलित कहते हैं गिरे हुए को। तो ये अपवाद है, इसमें व्यंजन संधि का अपवाद है। जो नियम होता है, मैं के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, तो मैं का परिवर्तन या तो पंचम वर्ण में हो जाता है या क्या होता है, अनुस्वार में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं तो स का आगमन हो गया। ये क्या है, अपवाद है, ये अपवाद है। और अपवाद शब्द जो है संधि शब्द नहीं होते हैं। समधन खलन है, ठीक है, जैसे इसका विच्छेद क्या होगा, समधन खलन, विच्छेद तो हो जा रहा है लेकिन संधि शब्द नहीं हो रहा है, ये अपवाद है। अपवाद शब्द जो होते हैं वे संधि शब्द नहीं होते। जैसे संस्कारी है तो इसका विच्छेद तो हो जाएगा, जैसे समधन क्या है, कारी है, तो अनुसार में परिवर्तन होना चाहिए था। तो ये भी क्या है कि इसका अपवाद है, ये भी क्या है, इसका अपवाद है। और अपवाद शब्द जो होते हैं उन्हें संधि शब्द नहीं कहा जाता है। जैसे संजोगी, यहाँ पर जो है संधि हो रही है और विच्छेद भी हो रहा है। समधन क्या है, जोगी है, तो ये क्या हो जाता है, संजोगी, ये परिवर्तन हो जाता है, संजोगी। ठीक है, तो अब ये जो है इसका आप क्या है कि पंचम वर्ण से भी लिख सकते हैं इसे, और किससे भी लिख सकते हैं, अनुस्वार से भी लिख सकते हैं। तो डी आंसर जो है इसका सही है। अगले जो है प्रश्न की तरफ हम लोग जो है देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न है अगला। अब देखिए, सही संधि शब्द है, ठीक है, सही संधि शब्द नहीं है। नहीं है के संदर्भ में पूछा गया है कि इनमें से क्या है कि एक जो है
संधि शब्द नहीं है, और बाकी क्या है कि संधि शब्द है इनमें से। तो अब यहां देखिए, जैसे संवाद है, जैसे समधन क्या है, वाद, संवाद। संशोधन, जैसे समधन शोधन, संशोधन। यहां देखिए सम्राट, संवत, ये क्या है, समधन क्या है, वत, संवत, ये हो गया। अगर म के बाद में देखिए एक नियम होता है, यदि म के बाद में कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है, कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन मतलब यह, र, ल और वह, कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या फिर क्या है कि कोई उष्म व्यंजन आ जाए, जैसे श हो गया, एक क्या है श हो गया, और एक क्या है ह हो गया। यदि मैं के बाद में क्या है कि कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ये लवे में से आ जाए, या क्या है कि कोई उष्म व्यंजन में से, इनमें से आ जाए, उष्म व्यंजन में से कोई आ जाए, ठीक है, तो मैं का परिवर्तन जो है खाली अनुस्वार में हो जाता है। किस में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। अब ये जो परिवर्तन होता है ना, इसे हम लोग क्या है, व्यंजन संधि कहते हैं। अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा समधनवत है, तो यहाँ पर अनुस्वार में हो गया। अब सम्राट की जब हम लोग संधि करते हैं, तो ये जो है सम्राट, जैसे समधन राट है, सम्राट। अब यहाँ परिवर्तन तो किस में से होना चाहिए था, अनुस्वार में होना चाहिए था। कैसे होना चाहिए था, जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण देखा, समधन रचना है, क्या देखा, समधन रचना है, तो ये जो है संरचना, ठीक है, संरचना, ऐसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, ये जो है सही संधि शब्द नहीं है, ये अपवाद है, और अपवाद शब्द जो होते हैं वो संधि शब्द नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। आप लोगों का जो आंसर है इसमें सी आंसर जो है वो सही है। बाकी तीनों में क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है, और एक जो है इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, वो अपवाद का उदाहरण है। अपवाद शब्द जो होते हैं वे संधि शब्द नहीं होते हैं। अगले जो है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है देखिए, असंगत तथ्य कौन सा है, अर्थात इसमें जो है पहला गलत है एक, उसको आपको पहचानना है, असंगत तथ्य कौन सा है। इस तरह के सवाल जो है, ठीक है, आपके सामने बार बार आ रहे हैं, अलग अलग जो है ऑप्शन लेकर, अलग अलग जो है फैक्ट को लेकर आपको याद करना ही पड़ेगा। जो गुणवाचक विशेषण होता है और जो संख्यावाचक विशेषण होता है, हमेशा ध्यान रखना, संख्यावाचक विशेषण का जो भेद है ना, अर्थात आप जानते हैं संख्या को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या जो होती है उसके दो भेद होते हैं, पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण और अपूर्णांक संख्यावाचक विशेषण। पूर्णांक संख्यावाचक विशेषण के जो 6 भेद होते हैं, उन 6 भेद को याद कर लेना। हर एग्जाम में, हर स्टेट एग्जाम में वो एक जो है उन 6 भेद में से एक सवाल देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें देखते हैं, पहला, ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसके उदाहरण है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण। क्रमवाचक विशेषण उसे कहा जाता है जो विशेषण विशेष्य की विशेषता को संख्या के क्रम में बतलाता है, उसे हम लोग क्या है, क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो है क्रमवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे दोनों, पांचों, सातों, समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, समुदाय के। जैसे वे दोनों छात्र चले गए, वे दोनों छात्र चले गए, वो पांचों छात्र पास हो गए, वहां से सातों सिपाही चले गए। तो अब यहाँ पर दोनों, पांचों और सातों, ये क्या है, समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण होता है। अर्थात जो विशेषण विशेष्य की विशेषता को समुदाय के अंतर्गत बतलाता है, संख्या के समुदाय को बतलाता है, उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें सवाल है, असंगत तथ्य कौन सा, अनेक, सैकड़ों, लाखों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। अनेक जो है, वहाँ अनेक छात्र घूम रहे थे, ठीक है, गांव में सैकड़ों आदमी देखे गए, ठीक है, चोर लाखों रुपए ले गए, तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अब यहाँ देखिए, पहलवान बहुत खाना खाता है, खाना का विशेषता क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये निश्चित नहीं है, बहुत जो है ये अनिश्चित है, ये क्या है, निश्चित नहीं है। कौन सा विशेषण है ये, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है, जो विशेषण विशेष्य की विशेषता को संख्या की अनिश्चितता में बतलाता है, उसे हम लोग क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, जो है आपने सही देखा है, इसमें डी आंसर है, कौन सा है, ये असंगत है। बाकी तो जो है सारे सारे क्या है, यहाँ संगत के उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ जो है देखिए,
पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी व्याकरण में समास के कितने प्रकार माने। इनकी हिंदी व्याकरण का किताब का नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एक किताब का नाम है इनकी हिंदी व्याकरण का शब्दानुशासन, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि कभी कभी किताबों की तरफ रेफरेंस जो किताबें होती हैं उनकी तरफ थोड़ा सा देख ले करो, क्योंकि जो गाइड होती हैं उनका तो पता नहीं, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, अर्थात उनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है उनको कोई रेफरेंस भी नहीं मानते हैं। तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी की किताब है हिंदी शब्दानुशासन, जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है। उसने कहा है कि समास के कितने भेद, ठीक है, समास पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने समास के कितने प्रकार माने, ठीक है, कितने माने, 4 प्रकार माने। अब 4 कौन कौन से माने हैं, ठीक है, इसने एक तो जो है इसने 4 प्रकार माने हैं। एक तो इसने माना अव्ययभाव समास, कौन सा माना, अव्ययभाव समास माना है। और एक इसने माना है तत्पुरुष समास, कौन सा है, तत्पुरुष समास। एक इसने तत्पुरुष समास माना है। अब तत्पुरुष समास के इसने 2 भेद माने, एक तो समानाधिकरण, कौन सा हो गया, समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और एक जो हो गया व्यधिकरण तत्पुरुष समास, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। एक जो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास, समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और एक जो है इसमें हो गया द्वंद्व समास, कौन सा हो गया, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और एक जो हो गया इसका बहुब्रीहि समास, कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास, एक बहुब्रीहि समास। अब समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है इसके अंतर्गत क्या है कि 2 आ जाते हैं, एक कर्मधारय, एक कौन सा आ जाता है, कर्मधारय समास आ जाता है, और एक इसके अंतर्गत आ जाता है द्विगु, कौन सा, द्विगु, द्विगु अर्थात द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष समास, कर्मधारय अर्थात कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो है ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो है 6 भेद होते हैं फिर, जिसको आप तत्पुरुष समास के रूप में पढ़ते हैं। तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने समास के जो है 4 प्रकार माने हैं। तो ये जो है कई बार सवाल पूछने को देखने को मिला है एग्जाम में कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 पर ही ऑप्शन लगाना चाहिए, आपको निशान लगाना चाहिए। इसमें सी आंसर है, जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है, बाकी जो है गलत है। अगले प्रश्न की तरफ जो है, अब देखिए कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने समास के कितने प्रकार माने हैं। देखिए मैं 4 रेफरेंस के 2 रेफरेंस आ गए आपके सामने, समास के कितने प्रकार। एक पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 4 प्रकार माने। अब देखते हैं कामता प्रसाद गुरु, जो हिंदी व्याकरण की किताब है उनकी नागरिक प्रचारणी सभा से, कामता प्रसाद गुरु की किताब 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी नागरिक प्रचारणी सभा से, ठीक है, लगभग 100 साल से ऊपर हो गए उस किताब को, और आज भी अपनी मानकता पर, ठीक है, खरी उतरती है, अपने मानदंडों पर खरी उतरती है। आज भी वो किताबें प्रमाणिक किताबें हैं। ऐसे सवाल जो है, और पिछले जो है कई बार देखने को मिलता है एसआई के जो समाज के टॉपिक हैं, उदाहरण हैं, और जो है 2nd ग्रेड में जो समाज के उदाहरण पूछे गए हैं वो सब उसी किताब से पूछे गए हैं। आपने पिछला 2nd ग्रेड का एक व्याकरण का पेपर देखा होगा, उसमें जो विराम चिन्ह के जो टॉपिक आंसर पूछे गए वो सारे के सारे उसी किताब से उठा कर दे दिए। हालांकि उसमें भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन उतनी गलतियां नहीं है जितनी कि दूसरे लोगों ने, अर्थात लल्लू लालो ने जो किताब लिखी है उन्होंने गलती कर रखी है। तो अब समाज के जो है कितने प्रकार होते हैं, इन्होंने भी क्या है कि इसके 4 प्रकार माने समाज के। वही कौन कौन से, अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के फिर इन्होंने 2 भेद माने, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, द्विगु अर्थात जो है कर्मधारय अर्थात कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु अर्थात द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है उसके 6 भेद होते हैं। एक तो होता है कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, और एक क्या होता है संबंध तत्पुरुष समास, और एक होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के फिर 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, और एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, और एक इसका चौथा भेद जो होता है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत माना जाता है। तो इसमें जो है बी जो ऑप्शन है ये इसमें जो है गलत है। अब देखिए डॉक्टर वचनदेव कुमार ने समास के कितने प्रकार माने हैं, क्योंकि इस पर क्या है कि विवाद हुआ है, कई बार मामला कोर्ट में भी गया है, तो इसलिए क्या है कि इसके जो है आपके तीसरा रेफरेंस है आपके सामने कि समाज के कितने प्रकार होते हैं। तो इन्होंने भी क्या है कि समाज के 4 ही प्रकार माने। 4 प्रकार में आप लोग जानते ही हैं कौन कौन से हो गए, ठीक है। एक तो जो हो गया इसमें से, ठीक है, अव्ययभाव समास,
फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के फिर 2 भेद हो गए, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण के फिर 2 भेद हो गए, कर्मधारय अर्थात कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास, और एक जो हो जाता है इसका, ठीक है, दिगु अर्थात दिगु समानाधिकरण तत्पुरुष समास। फिर व्याधिकरण के 6 भेद हो गए जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और फिर एक होता है द्वंद्व समास, उसके 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। एक बहुब्रीहि समास होता है। अब बहुब्रीहि समास के वैसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन अभी जो है राजस्थान में वो एग्जाम का लेवल आया ही नहीं कि बहुब्रीहि समास के 6 भेदों पर भी चर्चा की जाए, ठीक है, तो वो एग्जाम में ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन 4 भेद होते हैं इसके। ये एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, इसमें से असंगत तर्क कौन सा है, अर्थात इसमें एक गलत है, उसको आपको पहचानना है गलत तर्क को। देखिए, वाच्य के 2 प्रकार होते हैं, वाच्य के 2 प्रकार होते हैं। देखिए 2 प्रकार इसके जो होते हैं, एक तो क्या है कि कर्तृवाच्य होता है, कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है, और एक क्या होता है कि इसका अकर्तृवाच्य होता है। एक इसका भेद होता है अकर्तृवाच्य होता है। अकर्तृवाच्य के फिर 2 भेद होते हैं। एक तो क्या होता है कि इसका कर्मवाच्य होता है, कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है, और एक इसका जो है दूसरा भेद होता है भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। एक दूसरा भेद जो इसका होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है। तो वाच्य जो है किसे कहा जाता है, थोड़ा सा देख ले। वाच्य कहा जाता है जिसके माध्यम से, अर्थात वाच्य का अर्थ होता है साधन, अर्थात क्रिया को कहने का साधन, क्रिया का जिससे रूप परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या है, वाच्य कहते हैं। इसके 2 भेद हो गए, कौन कौन से हो गए, हम लोग बात कर रहे थे कर्तृवाच्य, और एक इसका भेद हो गया अकर्तृवाच्य, कौन सा हो गया, अकर्तृवाच्य, ठीक है। एक इसका भेद हो गया अकर्तृवाच्य। अब ये जो अकर्तृवाच्य है इसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है इसका कर्मवाच्य, कौन सा होता है, कर्मवाच्य, और एक इसका जो होता है भाववाच्य। तो ये जो होते हैं इसके 2 भेद होते हैं। जो बोर्ड की किताब में लिख रखा है 3 भेद होते हैं, वो गलत है, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें 3 भेद लिख रखे हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जबकि कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य के फिर 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये है क्रम इसका उत्पत्ति का। अब देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया के रूप परिवर्तन कर्ता के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्रिया का रूप परिवर्तन कर्ता के द्वारा होता है। कर्मवाच्य में क्रिया की अनुमिति जो है कर्म के द्वारा होती है। अनुमिति का मतलब होता है, देखिए 2 पद है इसमें, अनुमोदन क्या है, इति, ठीक है, यण स्वर संधि है अनुमिति, अर्थात इति मतलब क्रिया की समाप्ति, क्रिया की समाप्ति, उसे क्या कहा जाता है, अनुमिति कहा जाता है। तो ये जो है असंगत जो है, तो इसमें कर्म वाच्य में कर्म के द्वारा क्रिया करने होते हैं, वाच्य में क्रिया की भूमिका नहीं होती है, ये गलत लिख दिया, जबकि क्रिया की भूमिका क्या है, होती है, ये जो है इसमें गलत लिख दिया। वाच्य जो होता है अर्थात जिसके माध्यम से, ठीक है, क्रिया का रूप परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या है, वाच्य कहते हैं। वाच्य क्या है, किसे कहा जाता है, कर्ता को कहा जाता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। वाच्य कर्म को कहते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। वाच्य क्या है कि भाव को कहा जाता है, क्योंकि भाव के अनुसार क्या है, क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। तो इसमें से क्या है कि एक सवाल कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम लोग जो है कल फिर बात करेंगे अगर नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ये क्वेश्चन की सीरीज है, जो साहस बैच आप चल रहा है। आज इतना ही, शुभ रात्रि।